हेलो स्टूडेंट, और आप लोग कैसे हैं? अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड एग्जाम की। हम एक प्रश्न आज आपको पढ़ाने आए हैं, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। तो क्या है, सीधे प्रश्न पर ही आते हैं। रदरफोर्ड ने परमाणु की सही संरचना की जानकारी लेने के लिए सन 1911 में, किस सन में? सन 1911 में एक प्रयोग किया। अब उस प्रयोग में उन्होंने क्या किया? उन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम, कौन सा तत्व? रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम से निकलने वाले उच्च गतिज ऊर्जा के अल्फा कण, इन अल्फा कणों की एक तीव्र किरण को या अल्फा किरण के पुंज को उन्होंने एक पतली स्वर्ण पत्र, एक पतली स्वर्ण की चादर पर डाला, स्वर्ण पत्र पर डाला, और उन्होंने देखा कि जो ये अल्फा कण हैं ये इधर उधर विक्षेपित हो जाते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से जब इस स्वर्ण पत्र को पार करते हैं तो वो किस तरीके से विचलित हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। इसी घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। जो ये अलग अलग विक्षेपित होते हैं इसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। और इसको गिनने के लिए उन्होंने इन्हीं के जो अल्फा कण जो इससे निकल करके गए हैं इनको प्रस्फुर गणित्र का प्रयोग किया। किसका प्रयोग करा? प्रस्फुर गणित्र का, स्किंटिलेशन काउंटर का उन्होंने प्रयोग करा। ये जो प्रयोग था इससे उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। अच्छा, जो ये पूरा ये मटेरियल, जो कुछ भी ये पूरा था, इसको उन्होंने निर्वात में रखा जिससे कि जो वायु के कण हैं उनसे ये अल्फा कण ना टकराए। और जो ये पूरा प्रयोग उनका निकल कर आया उससे उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। अच्छा, उन निष्कर्षों को एक हम चित्र बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा उससे निष्कर्ष क्या निकले। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि रदरफोर्ड ने प्रयोग करा था पोलोनियम से प्राप्त अल्फा कणों को स्वर्णपत्र पर डालकर, और वो जो विचलित होते थे इसे प्रकीर्णन कहते हैं। और इससे उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, परमाणु के बारे में कुछ जानकारी उन्हें प्राप्त हुई थी। अब हम एक दूसरा चित्र आपको बना रहे हैं, ये तो आपको किताबों में दिया रहता है। एक हम आपको बताने जा रहे हैं, उससे आपको अच्छे समझ में आएगा क्या किया अल्फा कणों ने। तो देखिए, जैसे ये कोई परमाणु है, क्या है? ये कोई परमाणु है। सारे पॉइंट अलग अलग लिखा देंगे, पहले सुन लीजिए। इस पर उन्होंने अल्फा कणों को डाला। तो किसी परमाणु में आपको पता है कुछ सिरा क्या होता है? धन आवेश। कैसा होता है? जितना भी, जो भी हो, जैसा भी परमाणु हो, ऐसे कुल मिला के ये एरिया धनात्मक आवेश का है। तो इन्होंने क्या देखा कि जैसे उन्होंने अल्फा कण डाले तो कुछ अल्फा कण, ये अल्फा कण है, अल्फा किरण बोल सकते हैं, अल्फा किरण, तो ये सीधी निकल गई, जो बहुत दूर थी कुछ देखी गई कि वो ऐसे सीधी निकल गई। और कुछ जो ऐसे ये दूसरे वाले सिरे की थी, ये देख रहे हैं आप लोग, ये इस तरीके से, ये वाली जैसे ही प्लस से कुछ टच होने को आई तो ऐसे निकल गई। अच्छा, ये पहले तो पता नहीं था कि संपूर्ण धन आवेश केंद्र पर है। उन्होंने ऐसे परमाणु पर अल्फा कण डाले तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अल्फा कण क्या होता है? हीलियम परमाणु का नाभिक, मतलब अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? 2e प्लस का 2e, यही तो आवेश होता है। अल्फा कण क्या होते हैं? धनात्मक। और जैसे ही धनात्मक जगह मिलती है तो प्लस और प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखिए, दूर वाले ऐसे निकल गए और ये प्लस जैसे यहां पर आया तो प्लस और प्लस ने धक्का दिया तो ये ऐसे चला गया। ऐसे अगर और पास का अल्फा कण का हम देखें तो ये तो देखिए तुरंत प्लस से टकराएगा, इस वजह से ये तो वापस बैक टू पवेलियन ऐसे ही चला गया। तो अब इस बात से उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। क्या निष्कर्ष है? बस यही आपको पढ़ने हैं। इन्हीं को बोलते हैं रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन का प्रयोग। तो निष्कर्ष क्या है? सबसे पहली बात क्या है? कुछ जब ये सीधे निकल गए तो पहली बात उन्होंने कही कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग
खोखला। क्या कहा सबसे पहले उन्होंने? परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। सबसे पहला पॉइंट जो निकल कर आया वो ये आया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। ठीक। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या निकल कर आया, आप देखो, किसी भी परमाणु का संपूर्ण धन आवेश, क्योंकि देखो प्लस किरणें जब डाली गई तो केवल बीच वाले भाग से दूर भाग रही हैं, तो किसी भी परमाणु का संपूर्ण धन आवेश उसके केंद्र पर ही स्थित होता है। क्या होता है? किसी परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र पर स्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इस सूक्ष्म भाग को हम क्या कहेंगे? नाभिक कहते हैं। और इसी के तीसरे पॉइंट में उन्होंने बताया, जब इसको मेजर करा तो उन्होंने कहा कि ये तो बात समझ में आ गई कि किसी भी परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र पर है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, और इसकी जो त्रिज्या मतलब इसकी जो कोटि है वो 10 की घात -15 मीटर की कोटि है। क्या है? पर 10 की घात लगभग इसकी त्रिज्या 10 की घात -15 मीटर की कोटि की है, जबकि संपूर्ण परमाणु लगभग 10 की घात -10 मीटर की कोटि का है। मतलब इस नियम से आवेश के विस्तार को अच्छी सही दिशा प्राप्त हुई। अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट कूलाम भाई साहब पर परीक्षण कर दिया इन्होंने इसका रिजल्ट दिया कि कूलाम का नियम, इससे कि कूलाम का नियम देख लो, परमाणु दूरी प्लस और प्लस एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, तो यहाँ कूलाम का नियम हुआ। तो कूलाम का नियम परमाणुवीय दूरियों पर भी लागू होता है। परमाणुवीय दूरी पर लागू होता है। क्या? कूलाम का नियम परमाणुवीय दूरी पर लागू होता है। और पांचवी जो बात इनके नियम से निष्कर्ष निकला वो ये निष्कर्ष था कि अलग अलग धातुओं, अब धातु शब्द कहां से आ गया? क्योंकि उन्होंने स्वर्ण पत्र पर प्रयोग करा था, उन्होंने धातु पर प्रयोग करा था, तो उन्होंने कहा धातु की बात करी। उन्होंने कहा अलग अलग धातुओं के लिए जो नाभिक पर ये धनावेश है इसका मान अलग अलग होता है। और बात सही है तो बताइए, एक बार सुन लीजिए कि रदरफोर्ड के प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकले। सबसे पहला निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा क्या है कि परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश है वो उसके केंद्र पर होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और अगला पॉइंट निकला कि ये जो नाभिक है लगभग 10 की घात -15 मीटर की कोटि में होता है, जबकि संपूर्ण परमाणु लगभग 10 की घात -10 मीटर की कोटि में होता है। और अगला चौथा नियम ये था कि ये बात निकल कर आई कि कूलाम का नियम परमाणुवीय दूरियों पर भी लागू होता है। और लास्ट पॉइंट जो इनके समझ में आया वो ये था कि अलग अलग धातुओं के लिए धन आवेश का मान अलग अलग होता है। अच्छा, ये 1911 में रदरफोर्ड ने प्रयोग करा, फिर आगे 1920 में लगभग चैडविक ने, इन्होंने तो कह दिया कि अलग अलग होता है, चैडविक ने बिल्कुल क्लियर बात बताई कि किसी भी परमाणु के नाभिक में +Ze आवेश होता है, जहां Z उसका परमाणु क्रमांक होता है। ये आप लोग रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग कॉपी में लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपको पेपर में रखा मिल जाए। थैंक्स।